परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को देखते हुए हम लोग क्लास 10th के लेसन 1 संख्या पद्धति की परिभाषा तथा इससे संबंधित जो प्रश्न जो पेपर में आते हैं उसको जानेंगे और समझेंगे। बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ों को समझेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संख्या होती क्या है। संख्या होती क्या है? तो संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, और दूसरा क्या होती है? अवास्तविक संख्या अथवा काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अवास्तविक संख्या होती क्या है, काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है जी? अगर कोई भी संख्या अंडर रूट करनी के अंदर क्या हो? ऋणात्मक हो। करनी के अंदर क्या हो? ऋणात्मक हो, तो उस संख्या को हम लोग क्या कह देते हैं? काल्पनिक संख्या कह देते हैं, इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक संख्या कह देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि करनी का मतलब होता है क्या, अंडर रूट का मतलब क्या होता है। तो करनी का मतलब क्या होता है? तो अगर कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का जो घात होता है भिन्न के रूप में हो, कैसा हो? भिन्न के रूप में हो, तो वो संख्या क्या होती है जी? करनी में मानी जाती है। किसमें मानी जाती है? करनी में मानी जाती है। अब यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि भिन्न क्या होता है। तो भिन्न हम किसे कहेंगे जी? तो भिन्न क्या होता है? अगर कोई भी संख्या क्या हो? p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p बाई क्यू के रूप में हो, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 1 हो। q इज नॉट इक्वल टू 0 1 हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भिन्न दिया रहता है अंश और हर के रूप में, तो हर जो होना चाहिए 0 और 1 नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो परिमेय संख्या होता है वो भी p बाई क्यू के रूप में होता है। तो दोनों में डिफरेंट क्या है? तो परिमेय संख्या का हर में केवल 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में अगर हम लोग भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है, जिसको हम लोग अपरिभाषित करते हैं, अर्थात उसका डिफिनीशन नहीं दिया जा सकता है। अब यहाँ पे जो भिन्न होता है उसके हर में 0 के साथ साथ क्या होना चाहिए? 1 भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर कोई संख्या है, मान लीजिए कि 2 है, तो 2 क्या है? परिमेय संख्या तो है, परंतु ये क्या है? भिन्न नहीं है, क्योंकि इसके हर में क्या है? हमेशा कोई भी संख्या अगर है तो कोई भी वास्तविक संख्या होती है तो उसके हर में क्या होता है जी? 1 होता है। अगर हर में कुछ ना हो तो क्या माना जाता है? 1 होता है। तो ये p बाई क्यू के रूप में, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या तो बोल सकते हैं, लेकिन इसको क्या कहेंगे? भिन्न नहीं है। तो भिन्न में क्या नहीं होना चाहिए? अब 1 को छोड़कर, 0 और 1 को छोड़कर कोई भी चीज अगर आ गया तो वो क्या हो जाता है जी? आपका भिन्न हो जाता है। अगर कोई संख्या p बाई क्यू के रूप में है और उसके हर में क्या हो? 0 और 1 ना हो, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? भिन्न मान लेते हैं। तो भिन्न समझ में आ गया। तो हम लोग अब चलते हैं कि करनी अब क्या होगा? किसी भी संख्या का घात क्या होता है? करनी में किसी भी संख्या का घात भिन्न के रूप में होता है, तो वो किस में होती है? करनी में होती है। तब हम लोग कैसे समझेंगे कि करनी कैसे होता है? तो देखिए, हम लोगों को पता है कि अगर कोई संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं 5 का पावर 7/3 हो गया। तो इसमें हमको पता है, या इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 5 का पावर 3/7 ले लेते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर 5 का पावर 3 है तो इसको हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो 100 आपका 25 हो गया, 125 हो गया। तो देखिए 5 का पावर 3 है, तब तो इसका वैल्यू निकल जा रहा है। अब यहीं पे क्या हो जा रहा है? 5 का पावर 3/7 हो जा रहा है, तब इसका हम लोग वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अर्थात हमको यहाँ से ये पता चला कि किसी भी संख्या, अगर किसी संख्या का घात भिन्न के रूप में है
तो करनी में किसके कारण होता है? हर के, किसी संख्या के घात का जो हर भिन्न होता है, घात में भिन्न होता है, उसका जो हर होता है उसके कारण क्या होती है जी? करनी होती है। अर्थात हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो करनी लगा दिए इसको, और करनी का घात कौन होगा? हर की वजह से करनी हुआ है ना, तो हर जो होता है वही करनी का घात होता है। तो करनी का घात इसके अंदर लिखा जाता है, बाहर लिखेंगे तो इसका मतलब कि 7 से ये क्या है? मल्टीप्लाई है। तो अब बचा क्या? 5 का पावर 3 बचा, तो 5 का पावर हम लोग क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। इसको हम चाहे तो एक दूसरे तरीके से भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे क्या है, अंडर रूट में अंडर रूट का पावर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और 5 का ये जो पावर होता है वो क्या होता है? होल पावर में भी हम लोग लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कि अंडर रूट में x होता है, तो x का पावर हम लोग क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। तो अगर करनी का घात क्या होता है, अगर आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। क्यों 2 मान लेते हैं? कि करनी का घात जो होता है हर के वजह से होता है, भिन्न के हर के वजह से होता है, और जो भिन्न होता है, भिन्न क्या होता है? जो भिन्न आपका होता है p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 1, तो जो भिन्न का हर होना चाहिए वो 0 और 1 नहीं होना चाहिए। अर्थात भिन्न का हर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से होता है। इसलिए अगर क्या हुआ, करनी का घात नहीं दिया है तो घात कितना माना जाता है? 2 माना जाता है। इसलिए अंडर रूट x को हम लोग क्या कहेंगे? इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो अंडर रूट x को x का पावर 1/2 हम लोग लिखते हैं। अब इसी प्रकार से हम लोग समझते हैं अंडर रूट हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? होल पावर, किसी भी नंबर का अंडर रूट हो तो इसका मतलब हो गया उस नंबर का क्या होगा? होल पावर 1/2 हो जाएगा। अंडर रूट का पावर कितना हो? 3 हो, तो इसका मतलब हो जाता है कि किसी नंबर का जो होल पावर होगा 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार अंडर रूट का पावर 4 हो तो इसका मतलब क्या होगा? होल पावर 1/4 होगा उस नंबर का। तो इस तरह से आपका क्या होता है जी? करनी होता है। तो हम लोग करनी समझ लिए। अब काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या को हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। तो देखिए, अभी आपको बताया गया कि अगर कोई भी संख्या क्या हो, अंडर रूट में हो और क्या हो? ऋणात्मक हो, तो उस संख्या को हम लोग क्या कह देते हैं? काल्पनिक संख्या कह देते हैं। तो अब हम लोग जैसे जानते हैं, जैसे -4 है, अगर हमको पता है कि 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी? अंडर रूट क्या होगा? 2 होगा ना। अगर हम लोग देखें 2 का स्क्वायर करें तब भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर करें तब भी 4 होता है, -4 नहीं होता है। तो अब कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में है तो आपको एक लोचा देखने को मिल रहा है कि वो क्या होती है जी? उसका वर्ग करोगे तो कभी भी वो क्या होती है? ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। इसलिए अंडर रूट में कोई भी नंबर होगा और ऋणात्मक होगा, माइनस होगा, तो आपको दिक्कत करेगा। अब ये दिक्कत क्यों होता है? अब जब भी क्या होगा, कोई भी नंबर अंडर रूट से बाहर कब निकलेगा? जब स्क्वायर वर्ग अगर होगा, पूर्ण वर्ग होगा, तभी वो संख्या क्या होती है? अंडर रूट से बाहर निकलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि इसको -4 को हम लोग लिख सकते हैं -1 × 4 लिख सकते हैं, तो -1 × 4 इसको हम लोग लिख दिए। अब क्या होगा? 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा, तो बचा कितना? अंडर रूट में -1। तब इसके बारे में आइलर बताते हैं, एक महान गणितज्ञ थे आइलर। तो उन्होंने ये बताया कि हमको समस्या क्या हो रहा है? -1 से हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि मान लिया कि -1 बराबर I² उन्होंने मान लिया। चूंकि इन्होंने माना है अर्थात कल्पना किया है, इसलिए क्या कर देते हैं? I² बराबर -1 बराबर I² मान लिया। जहां I क्या हुआ? ये कल्पना किया हुआ है ना चीज, इसलिए I क्या हो जाती है? इमेजिनरी नंबर हो जाती है, काल्पनिक संख्या हो जाती है। तो आपका अब यहाँ पे अगर हम लोग रख दे 2 -1 के जगह I² रख दे, तब ये क्या हो गया? अंडर रूट से बाहर I निकल गया, तो क्या हो जाता है? 2I हो जाता है। तो यहाँ पे जहाँ भी I दिख गया तो क्या हो जाता है? काल्पनिक संख्या हो गया। या अंडर रूट में जिसका पावर अंडर रूट का क्या हो? 2 हो। अगर कोई संख्या ऋणात्मक है तब भी हम लोग कह देते हैं कि ये कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। ठीक।
अब हम लोग देखते हैं काल्पनिक संख्या, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, अंडर रूट में -3, अंडर रूट में -4, किसी संख्या का घात हो गया, मान लीजिए कि -4 का पावर 1/3 हो गया, आपका 2i हो गया, 3i हो गया, i² नहीं होगा क्योंकि i² का वैल्यू कितना होता है, -1 हो जाता है, etc। ठीक, तो ये हम देखें काल्पनिक संख्या क्या होती है, करनी हमको बेहतर से समझ में आ गई। ये सब आपको क्या होगा जी, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये चीज आपको देखने को करनी का इस तरह से परिभाषा नहीं मिलेगा, ये हमारा शोध है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं वास्तविक संख्या के संदर्भ में, देखते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो जो वास्तविक संख्या होती है ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन, तो आपका पहला होता है परिमेय संख्या, पहला क्या होता है, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब हम लोग समझेंगे परिमेय संख्या क्या है। तो देखिए सबसे तो पहले इसको अंश और हर के फॉर्म में यानी p/q के फॉर्म में इसको हम लोग समझते हैं। तो अगर कोई संख्या p/q के फॉर्म में हो जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और साथ ही साथ तथा हम लोग ये भी ध्यान रखना है कि जो हर होता है अर्थात q जो होगा वो क्या होना चाहिए, 2 का पावर m इंटू 3 का पावर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। तब ये क्या होती है जी, परिमेय संख्या होती है। अब इसी तरह से अपरिमेय संख्या क्या होती है जी, जो p/q के रूप में हो जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और तथा क्या होना चाहिए, q जो होना चाहिए जो हर होगा वो क्या होगा, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तब हम कह देते हैं कि वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या अगर कोई भी नंबर मान लीजिए कि 2/5 है तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा जी, 0. क्या आ जाएगा, 0.4 होगा। तो ये दशमलव में जाएगा कि नहीं, तो अब हम लोग समझते हैं कि दशमलव के आधार पर क्या होगा, आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो ये चीज हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगर कोई भी शांत दशमलव होगा, क्या होगा, शांत दशमलव होगा, तो वो क्या होता है जी, आपका परिमेय संख्या होता है। और क्या होता है, अनावर्ती, अनावर्ती अशांत दशमलव होता है तो वो संख्या क्या होती है, तो संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब हम लोग समझेंगे कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव होता क्या है, ये चीज हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए हमको दशमलव समझना पड़ेगा। चलिए पहले इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि शांत दशमलव क्या होता है, अनावर्ती अशांत दशमलव क्या, या जो अशांत दशमलव होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, कोई भी नंबर, ये क्या है, 0 पूछ देता है बार बार। 0 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि 0 के बटा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। देखिए ये p/q के फॉर्म में जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए 0 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इस पे स्टार लगा दे, इसका मतलब कि ये क्या है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये बहुविकल्पी यानी ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे 2/5, ये क्या है, परिमेय संख्या। देखिए p/q के रूप में है जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 और q का पावर देखिए 2 का पावर यहाँ 0 है, अगर 2 नहीं है तो 5 का पावर कितना है, 1 है, तो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में ये क्या है, तो ये क्या कह देंगे, ये परिमेय संख्या कह देंगे। दूसरा आगे हम लोग देखते हैं अगर कोई भी 0.35, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, परिमेय संख्या कह देंगे, etc। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका अपरिमेय संख्या। इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पाई कैसी संख्या है।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो पाई होती है क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है क्या होता है, अनावर्ती अशांत दशमलव होता है। ये क्या होता है, जिसका जो भाग होता है अनंत तक जाता है, 3.14 डॉट डॉट, ये अनंत तक जाता है, ये अनावर्ती होता है। और इसके जो होंगे दशमलव के बाद जो कुछ नंबर होंगे उनका जो समूह होगा वो क्या होता है जी, जो डिजिट होते हैं उनका समूह होगा वो क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है, अनावर्ती अशांत दशमलव कहा जाता है। आपका इसी तरह से ई होता है, ई का वैल्यू 2.71 डॉट डॉट अनंत तक जाता है, तो ये भी कैसी संख्या है, यानी अनावर्ती अशांत दशमलव है, इसलिए ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसमें से पाई पूछ देता है कि पाई कैसी संख्या है, तो आपको याद रखना है, बोर्ड की परीक्षा में बहुत ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये याद रखना है कि पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग चलते हैं 2/7, तो ये क्या है जी, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि देख लो 2/7 p/q के फॉर्म में, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन जो q है 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में रहेगी, इसे एक और चीज याद रखना है, अपरिमेय संख्या, अगर कोई संख्या अंडर रूट में हो जो पूर्ण वर्ग के रूप में न हो, क्या हो, करनी के अंदर कोई भी संख्या अगर होगी, ठीक, जो पूर्ण वर्ग न हो, तो वो क्या होती है जी, अपरिमेय संख्या होती है। दूसरा चीज, अंडर रूट में ये चीज ध्यान रखना है कि अंडर रूट में कोई संख्या है तो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ, जो भी अंडर रूट में जो संख्या होती है वो क्या होती है, काल्पनिक संख्या कही जाती है। तो यहाँ पे हम लोग परिमेय, आपका संख्या पता चल गया। आज तक आप लोग जो समझते हो, वास्तविक जब बच्चों से पूछा जाता है कि संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, तो बच्चे लगते हैं बताने की प्राकृतिक संख्या, आपका धन पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताने लगते हैं। तो अब इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है। क्या होती है जी, संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या, ठीक। और जो आपका काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या क्या होते हैं, ये भी बेहतर तरीके से आपको समझा चुके हैं। इसमें जो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या, इसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो ये भी आप समझ चुके हो। अब हम लोग समझेंगे दशमलव। तो दशमलव क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका चर्चा किया गया कि शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत में भी अनावर्ती का भी बात किया गया है। तो हम लोग थोड़ा सा दशमलव के संबंध में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दशमलव होता क्या है। तो आपको पता है, अगर कोई भी संख्या p/q के फॉर्म में है, तो जब भी यानी अंश और हर में है, तो जब भी हर से हम लोग अंश में क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो किस में आता है, दशमलव में आता है। तो दशमलव में भी जो दशमलव आता है, दशमलव में भी जो दशमलव होता है वो क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो आपका शांत दशमलव होता है और दूसरा अशांत दशमलव होता है। क्या होता है, अशांत दशमलव होता है। तो शांत दशमलव क्या होता है, अगर मान लो कि हम लोग क्या है, कोई संख्या है, अंश बटा हर के रूप में है और हर से भाग दिया जाए, तो क्या हो जाएगी, दशमलव के कुछ स्थान बाद क्या होगा, पूरा भाग चला जाए, अर्थात शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम लोग कह देते हैं कि कैसी संख्या है, शांत दशमलव है। और कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 0.25, 7.723 etc, ये क्या हो गया है, जिसका पूरा भाग चला जाए, अर्थात दशमलव के कुछ स्थान बाद ये क्या हो जाए, पूरा कट जाए, तो हम लोग कह देते हैं कि कैसी संख्या है, शांत दशमलव है। अब अशांत दशमलव क्या होता है, अगर हम लोग भाग कराते हैं तो भाग अनंत तक लेकर चले जाते हैं, फिर भी आपका भाग खत्म नहीं होता है, तो ऐसे दशमलव को हम लोग क्या कह देते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं, अशांत दशमलव जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है आवर्ती, क्या होता है, आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। और दूसरा होता है अनावर्ती दशमलव।
तो सबसे पहले जहां भी आवर्ती शब्द आ जाए ना, तो आपको पता है अगर एक ही चीज कुछ समय पश्चात अगर एक ही आकृति बार बार दोहराई जाती है, देख लो यहाँ पे रिपीटेड हो रही है ना, जहाँ पे कोई भी चीज एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है ना, तो वहां आवर्ती शब्द लग जाता है। ये आपका फिजिक्स में भी आवर्ती गति पढ़ लोगे, ठीक, केमिस्ट्री में आवर्त काल पढ़ लेते हो, या मैथ में आवर्ती दशमलव पढ़ लेते हो, तो कहीं भी आवर्ती शब्द आ जाए तो आवर्ती शब्द का मतलब आपको समझ में आ गया। तो देखिए क्या होता है इसमें, आवर्ती दशमलव क्या होता है कि जो भी अशांत दशमलव होगा अर्थात जिसका भाग अनंत तक जाता है, तो उसमें कुछ ऐसी संख्याएं होती है कि जब भाग कराते हैं तो दशमलव के कुछ अंक बाद या दशमलव के प्रारंभ से ही कुछ अंकों का जो समूह होगा वो क्या होने लगता है जी, रिपीट करने लगता है अनंत तक क्या करने लगता है, रिपीट करने लगता है। जैसे ये दिया गया जो एग्जांपल है इसमें 0.252525 डॉट डॉट अनंत हो गया ना, तो ये अनंत तक क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आवर्ती दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर्ती दशमलव हो जाता है। इसको हम चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कौन रिपीट कर रहा है, 25 रिपीट कर रहा है ना, तो इस पे बार लग जाता है। या इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं 0.25, ये दोनों पर क्या लगा देते हैं, ऊपर पॉइंट लगा देते हैं, तब भी इसका मतलब क्या होता है, जिस पे पॉइंट लगा है ये क्या है, अनंत तक रिपीट हो रहा है। अब देखिए इसको हम लोग चाहे तो P बाई क्यू के फॉर्म में भी ट्रिकली तरीके से बहुत आसानी से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो इसको P बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग कैसे बदलेंगे, तो इसको P बाई क्यू के फॉर्म में बदलने के लिए क्या करते हैं जी, जो दी गई संख्या होती है जो बार वाली होती है उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और जितने अंकों पर बार लगा रहता है उतना नीचे क्या लगा देते हैं, 9 लगा देते हैं, और इस प्रकार से इसको P बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। तो ये एक तो ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा इसका एग्जाम्पल दूसरे तरीके के क्या होता है, आपका क्या होगा, जो दशमलव वाली अशांत दशमलव जो होगा उसमें जो संख्या क्या होगी, दशमलव के तुरंत बाद रिपीट नहीं करती है, कुछ स्थान बाद क्या होगा, कुछ अंकों का समूह होगा वो रिपीट करने लगता है। जैसे क्या हो गया 0.375353 डॉट डॉट ऐसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आवर्ती दशमलव में हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग बार के रूप में या पॉइंट जो ऊपर पॉइंट के रूप फॉर्म पॉइंट के रूप में कैसे हम लोग लिखेंगे, तो क्या होगा 0.37 और रिपीट कौन कर रहा है, 53 रिपीट कर रहा है ना, तो 53 के ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। या 0.3753 के ऊपर पॉइंट लगाकर भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं इसको P बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग कैसे बदलेंगे। तो क्या करेंगे इसको बदलने के लिए, तो हम लोग देख रहे हैं जो संख्या लिखा है वो ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो क्या होगा 37530 का त्यों हम लोग लिख दिए। अब उसके बाद करते क्या है, जितने डिजिट पर क्या होता है, बार नहीं लगा रहता है, उस नंबर को हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इसमें से क्या करते हैं, उस नंबर को घटा देते थे। किसमें बार नहीं लगा, 37 पे ना, 37 को हम लोग क्या कर दिए, इसमें से माइनस कर दिए। अब देखिए बटा में क्या लिखते हैं, जितने डिजिट पर क्या होगा जी, बार होगा उतना 9 लगा देते हैं। तो देखिए 5 और 3 दो डिजिट है, अंक है, इसमें क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो यहाँ डबल 9 लगा दिए। और जितने पे बार नहीं लगा होता है अंकों पे, उतना क्या लगा देते हैं, 0 लगा लेते हैं। और इसको क्या करेंगे जी, आगे इसको माइनस करके, और क्या अगर कटे तो कटा दिया जाता है, ठीक, यानी क्या होगा, सरलतम रूप में बदल देते हैं। अन्यथा क्या होगा, सरलतम रूप अगर प्राप्त हो जाता है तो जो करते हो छोड़ देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, P बाई क्यू वाला फॉर्म इसका हो जाएगा। तो चलिए ये यहाँ इसके आगे आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं अनावर्ती दशमलव क्या होता है। तो देखिए ऐसा अशांत दशमलव जिसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी संख्या से भाग कराते हैं, तो क्या होगा जी, उसका भाग तो जाएगा अनंत तक जाएगा, लेकिन कोई संख्या रिपीटेड नहीं होगी, डॉट डॉट अनंत तक जाएगा, लेकिन कोई संख्या क्या होगी, रिपीट
नहीं करेगी और इसका भाग अनंत तक जाए तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कह देते हैं, ऐसे जो दशमलव को हम लोग अनावर्ती दशमलव कह देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ लिए, आपका संख्या समझ लिए, दूसरा चीज दशमलव आया तो दशमलव समझ लिए, करनी समझ लिए और भिन्न समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं कि जो संख्या प्राकृतिक संख्या है, अगर संख्या दो ही तरह की होती है, वास्तविक और अवास्तविक, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और ये किस तरह की संख्याएं हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं। चूंकि ये सब जितनी भी संख्या है, चाहे वो आपका प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, अर्थात धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक हो, तो ये क्या होती है, संख्या रेखा पर दिखाई जाती है। तो ये क्या होगी, संख्या रेखा वाली ये क्या कहलाए, संख्या रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संख्या रेखा। तो अब संख्या रेखा वाली ये सब संख्याएं हैं, तो संख्या रेखा पर कैसे संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, किसी रेखा पर कैसे संख्याओं को हम लोग प्रदर्शित करेंगे, तो वो चीज हम लोग देखते हैं। ये हो गया 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, इधर क्या होता है प्लस इंफिनिटी, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी। तो देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस इंफिनिटी, ये क्या होती है, ये संख्याएं हम लोग जनरली क्या होता है कि प्रकृति में जो भी वस्तु होती है उनको काउंट करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या इसको बोला जाता है, प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल का पहला लेटर कैपिटल एन होता है, इसलिए हम लोग इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। या इसको, ये चूंकि धनात्मक कुछ चिन्ह है तो धनात्मक का है ना, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे, धन पूर्णांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक को इंटीजर कहा जाता है, इसलिए इसको आई धन के लिए प्लस यूज करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आई प्लस से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं -1 -2 -3, तो ये क्या होगा, ऋण वाला है, इसको हम लोग ऋण पूर्णांक कह देते हैं। क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक कह देते हैं। कहाँ तक, -1 से लेकर ∞ तक। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऋण पूर्णांक हो गया आपका, तो ऋण पूर्णांक इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं इंटीजर, क्या होगा, निगेटिव इंटीजर बोला जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग आई माइनस से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो इससे पूर्ण संख्या बन जाती है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर। तो इसको हम लोग देखा जाता है कि होल नंबर को हम लोग पहले वरीयता देते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और चूंकि ये होल नंबर डब्ल्यू से स्टार्ट होता है तो इसको डब्ल्यू भी कहते हैं। लेकिन वरीयता किसको सबसे अधिक दिया जाता है, क्यू को दिया जाता है। या आपका नेवी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्ण संख्या को किससे पूछा जा चुका है कि पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, जैसे क्यू हो गया, ऑप्शन में क्यू था, डब्ल्यू था और क्या हो गया, ए हो गया और ईटीसी हो गया। तो इसमें क्या होगा, क्यू और डब्ल्यू दोनों है, तो आपको डब्ल्यू नहीं लगाना है, किसको लगाना है, क्यू को लगाना है। अब क्या होगा, जो आपका टोटल धन पूर्णांक हो गया, ऋण पूर्णांक हो गया और 0, ये तीनों को शामिल कर दिया जाए तो इसको हम लोग कह देते हैं पूर्णांक बोल देते हैं, इंटीजर बोल देते हैं। इसलिए इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्णांक में क्या आ गया जी, तीनों चीज आ गया। पूर्णांक में कौन कौन आ गया, धन पूर्णांक आ गया, प्लस ऋण पूर्णांक आ गया, और साथ ही साथ 0 भी इसमें शामिल हो गया। तो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और 0 को मिलाकर हम लोग क्या कह देते हैं, पूर्णांक कह देते हैं। तो ये आपका हो गया संख्याएं, हो गया संख्या रेखा पर कौन कौन सी संख्या होती है, और ये जितनी भी संख्याएं है ये वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्या। तो अब तो आपको संख्या में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा सम विषम, तो सम तो पता, सम क्या होता है जी, अगर कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो तो हम लोग कह देते हैं सम। अगर कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, विषम संख्या कह देते हैं। अब भाज्य संख्या क्या होती है जी, अगर कोई संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, अगर कोई संख्या
क्या खुद और 1 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से क्या हो विभाज्य होते हैं, ऐसे संख्या को भाज्य संख्या कह देते हैं। और अभाज्य संख्या क्या होता है, अगर कोई संख्या क्या हो 1 और खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से क्या हो विभाजित या भाज्य ना हो, तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कह देते हैं, अभाज्य संख्या कह देते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है। 2 हो गया, 3 हो गया, आपका 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, etc। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या में सम और विषम दोनों आ जाते हैं, ठीक। और 1 से लेकर 50 तक क्या होंगे, 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक में कितने 15 अभाज्य संख्या होंगी, कितनी 15 अभाज्य संख्या होंगी। और 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी, 10 अभाज्य संख्या होती है। इससे क्वेश्चन भी आता है, 10 अभाज्य संख्या होती है। तो आपका क्या होगा, और यहीं से अगर हम लोग ले ले 1 से 100 तक, तो 100 तक कितनी होती है, 25 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ से हम लोग अभाज्य संख्या समझ में आ गया। अब देखिए कभी कभार औसत इसका पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम, आपका सांख्यिकी में पूछ लिया जाता है 10 में कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, या औसत, या इसी को हम लोग माध्य बोल सकते हैं या समांतर माध्य भी बोल सकते हैं, ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करते हैं, जब भी औसत या माध्य निकालना होता है तो क्या करेंगे, माध्य या औसत जब भी निकालेंगे तो जितनी संख्याएं होंगी उतनी संख्याओं को जोड़ देते हैं और उसमें क्या कर देते हैं जी, उसकी संख्याओं की संख्या जितनी संख्या होंगी उसके नंबर से हम लोग क्या कर देंगे जी, भाग करा देंगे। तो चलिए देखते हैं, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19, 3 3 6 7 8 + 23 + 29, और कितनी टोटल संख्या 3 3 6 3 9 10, 10 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड करा देंगे। अब इसको जोड़कर ऐड करके और क्या होगा, एक स्थान बाद हम लोग क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य या औसत निकल जाएगा। तो इसको अगर हम लोग चले 5 3 8 5 10, 1 हो गया, 17 18 + 2 आपका +2 +1 +2 +2 +2 तो आपका हो गया 2 2 4 2 6 2 8 9 10 10 2 12 दशमलव कितना आ जाएगा, एवरेज इसका निकालेंगे तो 12.9 यानी 12.9 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया जी, हम लोग अभाज्य संख्या समझ लिए। आपका एक आ जाता है क्वेश्चन इसमें, हम लोग अब चलते हैं इसमें वास्तविक संख्या 10th में आपका एक पूछ लेता है कि अपरिमेय संख्या से रिलेटेड 3 है, 3 नंबर आते हैं, उसमें से कोई एक ना एक क्या होगा, क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है। जैसे आपको नंबर होते हैं √2, √3 या √5, ये तीनों में से किसी एक को सिद्ध करना होता है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक उठा लेते हैं कि √3 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
तो इसको हम लोग देखो कैसे सिद्ध करते हैं। ये आपका फिक्स क्वेश्चन होता है जी, यही तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको क्या दे देगा बोर्ड के एग्जाम ये पूछ लेता है, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, हल में क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या ना होकर इसको हम लोग मान लेते हैं कि √3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो मान लें कि माना √3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √3 अपरिमेय संख्या हो गया तो अपर लिख देते हैं, इसलिए क्या होगा, चूंकि √3 बराबर परिमेय संख्या किस रूप में होती है, p/q के रूप में होती है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, q को इधर लाते हैं तो क्या आ जाएगा, q अंडर में 3 अब बराबर p हो जाएगा। हम लोग क्या कर देंगे, अब देखिए अंडर रूट हमको हटाना है, तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग कीजिए, क्या आ जाएगा आपका q², इधर q² हो गया। अब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो गया, तो इंटू 3 इक्वल टू p। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये p का क्या होगा, 3 गुणनखंड है ना, तो अर्थात ये क्या होगा, 3 से p क्या हो जाएगा आपका, ये p² हो जाएगा। तो p² क्या है, p² का गुणनखंड क्या है, 3 है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो p² है 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो चूंकि p² 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो क्या हो जाएगा आपका p भी, इसलिए p भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो देखिए अगर कोई संख्या, किसी भी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य होता है तो उसका वर्ग हटा देंगे तो संख्या भी क्या होगी, उससे विभाज्य होगी। अब इसको हम लोग ले लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं हम। तो इसका मतलब क्या होगा, इसी प्रकार अगर हम लोग क्या कर देते हैं, अब देखिए किसी संख्या को अगर हम लोग भाग करते हैं, मान लीजिए कि p में किसी संख्या से भाग कर रहा है, तो ये क्या होगा, क्या होगा, 2 बार 3 बार 4 बार कितने बार भी जाएगा ना, तो मान लेते हैं कि m बार जाता है और इसका क्या होगा, अब ये पूरा भाग चला जाता है तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे जो p होगा किसके बराबर हो जाएगा, 3m के बराबर हो जाएगा। तो वही हम लोग रख देते हैं किस में, समीकरण 1 में p के जगह क्या रख दे रहा है, 3m रख दे रहा है। तो चूंकि p बराबर 3m समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए तो 3q² बराबर p के जगह हम लोग रख दे रहा है 3m, तो इसका क्या हो जाएगा, होल वर्ग हो जाएगा। तो क्या मिला आपका, 3q² और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा m²। अब देखिए 3 से 9 कितने बार में कट गया, 3 बार में, तो q² इक्वल टू 3 इंटू m²। अब यहाँ देखिए q² का गुणनखंड कितना है, 3 है। अर्थात क्या हो जाएगा, चूंकि 3 से क्या होगा, q² विभाज्य होगा, 3 से क्या होगा, 3 से q² विभाज्य होगा। इसलिए क्या होगा, 3 से q भी क्या होगा, विभाज्य होगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो अगर √3 को p/q के फॉर्म में माना, तो इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। लेकिन आपको पता है कि जो अपरिमेय संख्या होती है तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है, 1 होता है, जबकि यहाँ एक 1 के अलावा और कुछ नहीं होता है। जबकि यहाँ पर 3 आपका दोनों p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है। इसलिए क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि हमारा जो मानना है, जो कल्पना करना है वो क्या है, गलत है कि ये परिमेय संख्या है। तो इसलिए परिमेय संख्या नहीं हो सकती थी, कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसी के साथ हम अपना वीडियो क्या करते हैं, यहाँ पर समाप्त करते हैं। और इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड जो आगामी जो परीक्षा होने वाला उसमें पूछा जाएगा, तो उसको एक एक क्वेश्चन करके आपको क्या होगा, जो आने वाला क्वेश्चन वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में।
दैट्स ऑल।